वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पीछे की क्लास में जो पढ़ाया गया था उसका शेष भाग आज हम शुरू करेंगे। वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य, जिसका फंक्शन ऑफ IMF। ठीक है, तो इसके यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि पार्ट 1 का पेपर 2 यह है, पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। तो अब हम शुरू करेंगे कि इसके मुख्य जो निम्नांकित जो कार्य हैं, कार्य को हमने बोर्ड पर मुख्यतः हम यहाँ इंगित कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। 5 इसके मुख्य कार्य हैं और आज की क्लास में हम बिंदुवार सभी जो इसके महत्वपूर्ण कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, उस पर हम चर्चा करेंगे। छात्रों, पहला है विनिमय दरों का निर्धारण। तो यह आप जान जाएं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्थापना करने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो विनिमय अवमूल्यन के फलस्वरूप जो मुद्रा में उतार चढ़ाव हो रहा था उसको उसमें स्थायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। इसमें जो भी सदस्य देश है उस विनिमय दर को एक बराबर समानता के बैलेंस करने के दृष्टिकोण से सबसे पहले एक पद्धति जो मुद्रा कोष ने जो अपनाई वह यह है कि दोनों सभी देशों के विनिमय दर में स्टेबिलिटी या स्थायित्व लाने के लिए एक फार्मूला को अपनाया गया। वह यह कि विनिमय दर जो निर्धारित किया जाएगा वो स्वर्ण के आधार पर या अमेरिकी डॉलर के आधार पर सभी देशों का उसका वैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाएगा, जो भी सदस्य देश हैं। ताकि चूंकि अब इसके पीछे आप कह सकते हैं कि सिर्फ गोल्ड और अमेरिकी डॉलर को ही क्यों अपनाया गया। तो कारण यह है कि जो भी सदस्य देश हैं सभी सदस्य देशों का अपना स्वतंत्र मुद्रा है और सबका मुद्रा का वैल्यू भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से जब आयात निर्यात या किसी भी तरह का मुद्रा कोष की सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट की जब बात होती थी तो उसका रेट दर निर्धारण करने में बहुत सारी असमानताएं उत्पन्न होती थी। इसलिए उस असमानता को दूर करने के लिए जो माध्यम अपनाया गया वह गोल्ड, चूंकि गोल्ड का स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मान बराबर है, लेकिन उसमें अमेरिकी डॉलर को भी रखा गया कि जो भी, ताकि विनिमय दर का निर्धारण हो उसका यही 2 आधार होना चाहिए। तो इस तरह से एक समता स्थापित करने के लिए, विनिमय दर निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ छूट भी दी सदस्य देशों को। तो पहला एक कॉमन जो छूट जो हुआ, किसी भी तरह की सहायता अगर दिया जाता है तो उसका दर जो होगा वह 10%
मुद्रा कोष उसमें कम कर सकता है। वह कॉमन डिसीजन सबके लिए, जो भी एक रेट डिसाइड हुआ कि आपको मदद के रूप में या जो भी उसके सेक्टर हो, जो भी हो, उसमें मदद अगर किया जा रहा है तो 10% की सुविधा आपको दी जाएगी। लेकिन 20% का भी प्रावधान, उसमें 10 to 20% का भी प्रावधान को मुद्रा कोष ने अपनाया। और वह उसमें शर्त क्या लगाया कि जो भी सदस्य देश है वह 20% के लिए वह निर्णय मुद्रा कोष ले लेगा, लेकिन जितने भी सदस्य देश हैं 72 घंटा के अंदर उसको वह सभी सदस्य देश को यह सूचना देनी होगी कि हमने इस तरह का निर्णय लिया, अमुक देश को जो रेट जो निर्धारित किया उसमें हमने इतना % का रिलैक्सेशन हमने दिया, और वह विद इन पीरियड अगर वह सूचना देता है तो वैध माना जाता है। इसके अलावा और रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात आती है तो मुद्रा कोष का और रिलैक्सेशन का जो प्रावधान है उसमें है कि अगर जो भी सदस्य देश हैं मुद्रा कोष के 20% से ज़्यादा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। 20% के बाद अगर और रिलैक्सेशन करना है तो वह 1/3 बहुमत से अगर पास हो जाए कि सदस्य देश को इतना % इसमें और रिलैक्स किया जा सकता है, तो वो भी इसका मुद्रा कोष ने इस तरह का प्रावधान किया है, जो समय आने पर सदस्य देशों को इस तरह की वो सहायता करती है, और ताकि विनिमय दर, उसका भुगतान संतुलन, आंतरिक अर्थव्यवस्था इन अनबैलेंस नहीं हो, इसको मेंटेन करने के लिए सदस्य राष्ट्रों के लिए इस तरह का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। दूसरा जो है वह है आर्थिक सहायता प्रदान करना। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य मुख्य रूप से तो यही है, कार्य भी उसका यही है कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उसको सहायता प्रदान करना। आर्थिक सहायता चाहे जिस रूप में, उसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आर्थिक सहायता प्रदान करना, और आप यह जान जाएं कि पहले के क्लास में हमने बताया था कि जो भी सदस्य होते हैं उसके सिक्योरिटी मनी उसमें जमा करके, जो उसके बंध पत्र होते हैं, शपथ पत्र के आधार पर सिग्नेचर करके वो उसका सदस्य बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी देश अगर वह अपना सिक्योरिटी मनी या शेयर मनी या मेंबरशिप या जो भी हुआ वो IMF को जमा जो रहता है, तो जमा होने के बाद वह, जैसे बहुत छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आप किसी बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक बताती है कि आपका मूलधन इतना, इंटरेस्ट इतना, ग्रॉस इतना। तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी आपका जो लाभांश, जो टोटल मनी जो है उसका डिपॉजिट का, उसका 100% तक देने का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रखा है सदस्य देशों को, कि मैक्सिमम वो 100% तक जो उसका शेयर मनी या लाभांश है उतना वो दे सकता है। लेकिन एक बार में वो नहीं देगा, वो आप प्लान डिसाइड, वो सदस्य देश प्लान डिसाइड करेगा। डिसाइड देने के बाद जो सहमति बनेगी उस सहमति पर उसको 3 या 4 किस्तों में उसको डिवाइड किया जाएगा, और वह किस्त वाइज वो
पैसा सहायता जो है वो रिलीज करता है। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 100% अगर वह IMF अगर देता है तो 25% एक किस्त हुआ। तो 25% वो देने के बाद वो 25 और उसमें टाइम लिमिट होता है, समय भी निर्धारित किया जाता है। टोटल आर्थिक सहायता का ड्यूरेशन क्या मिनिमम 3 साल से 5 साल के लिए होता है। तो वो रिपे करने का भी जो भी उसके टर्म कंडीशन होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से वो जो भी उसकी मात्रा जो डिसाइड की जाती है 25% फर्स्ट किस्त जो दिया जाता है, तो वह सैंक्शन हुआ। और उसी समय वो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट SDR वो IMF जो है वो काट कर दे देता है कि आपका इतना लोन, इतना सहायता की राशि आपका सैंक्शन किया गया और इसका SDRF आपका दिया। कि उसमें हुआ कि आपको इतने दिने के वो जो सर्टिफिकेट जो होता है, वो सर्टिफिकेट यह होता है कि इतना दिनों के अंदर में आपको यह राशि सैंक्शन, आपका जो सिस्टम का मतलब यह हुआ कि जो भी राशि आती है तो राष्ट्र को नहीं बल्कि उस देश के रिजर्व, हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक उसमें जो है वो केंद्रीय बैंक का प्रावधान है। तो केंद्रीय बैंक का मतलब यह हुआ कि जिसका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या सरकार से जिसका संबंध होता है, जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक के माध्यम से जाना जाता है, तो उसी तरह से वह केंद्रीय बैंक को वो डायरेक्ट SDRF काट के वो दे देता है, जिसको स्पेशल डेफिसिट राइट उसको बोला जाता है। और इसी आधार पर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन इसमें भी कुछ सदस्य देशों के लिए 100% के बाद कुछ प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। उसमें हमने आपको यहां दर्शाया है एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। यानी सपोज कीजिए, एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि की विकास के लिए हुआ कि नई नहर योजना का निर्माण किया जाए। प्रपोजल पास हुआ, उस पर जो है SDRF वगैरह सारा सैंक्शन होने के बाद, लाभांश के बाद भी बीच में हुआ कि इस योजना को पूरा करने में बीच में ड्रेनेज है, पुल है, वगैरह वगैरह बनाने में ये भी समस्याएं आ सकती है। तो पुनः जो सदस्य देश है उसके लिए वह अगर कोई योजना विस्तृत होती है तो उसका भी समायोजन करने के हिसाब से वो अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। और उसके भी कुछ शर्त है और उस शर्त के आधार पर और उसका भी SDRF जो प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वो देती है। और उस आधार पर वो मुद्रा कोष सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दूसरा है कंपनसेटरी फाइनेंसिंग। कंपनसेटरी फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग यह बिंदु है कि जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी स्टेज पर जो मूल रूप से किसी देश की आवश्यक वस्तुएं हैं खदान के संबंध में, जिसका आयात निर्यात किया जाता हो, और उसमें अगर मान लीजिए अनाज में ही कोई ले लिया जाए आइटम, वो देश के लिए जरूरी है
और किसी कारण से अगर उत्पादन नहीं हुआ या उसका कोई अभाव हो गया और यहाँ अगर बाहर से उसको मंगाया जाता है तो उसका वैल्यू यहाँ के लोगों के पेइंग कैपेसिटी से अगर ज़्यादा हो तो वैसी स्थिति में सरकार को जैसे सब्सिडी वगैरह देकर उस राशि को भरपाई की जाती है, तो उसी तरह से या किसी तरह से लॉस अगर हुआ किसी योजना में तो उसका भरपाई करने में जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है उस तरह की भी सहायता सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस कंपनसेटरी फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम पर वो करती है। तीसरा है बफर स्टॉक फाइनेंसिंग। बफर स्टॉक, इसका मैं एग्जाम्पल और दूंगा आपको कि भारत कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन जो भी आवश्यक आवश्यकता है करीब करीब उसका उत्पादन हो जाता है, या कुछ जो आवश्यक आवश्यकता है उसकी उत्पादन नहीं भी होता है, या कभी अकाल हो गया, महामारी हो गया वगैरह वगैरह। जैसे आप हर एक साल देखते होंगे कि प्याज आउट ऑफ मार्केट हो गया, या मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो उत्पादन जो आवश्यकता है आवश्यकता के अनुरूप अगर उत्पादन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में सरकार की यह जवाबदेही हो जाती है कि उस वस्तु का बफर स्टॉक वह करे, और उस बफर स्टॉक करने में अगर कहीं आर्थिक अड़चन परेशानी अगर आ रही है तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपील करता है, और अपील करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैसी स्थिति में भी जिस वस्तु की बफर स्टॉक की आवश्यकता होती है उसमें भी वो आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब है ट्रस्ट फंड। ट्रस्ट फंड जो है, ट्रस्ट फंड के माध्यम से एक मुद्रा कोष में एक प्रावधान किया गया है कि जैसे मान लीजिए कि गोल्ड के रूप में जो भी उसके पास संचित जो राशि होती है उस राशि से एक ट्रस्ट वहां बना हुआ है, और उस ट्रस्ट का लाभ ये कोई जरूरी नहीं है कि सदस्य देश ही ले सकता है। जो भी गरीब देश है वो अपील करता है, और ट्रस्ट का कुछ अट्रैक्टिव स्कीमें हैं। उस अट्रैक्टिव स्कीम के माध्यम से जो भी देश गरीब देश उसका भी एक मापदंड है, सभी को नहीं, उसका एक मापदंड निर्धारित है कि उस मापदंड में जो देश आता है अगर वो ट्रस्ट में अपील करता है तो उसको भी आर्थिक सहायता उस नियमावली के आधार पर दिया जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि वह ये कौन सा ट्रस्ट है और इसके पास कौन सा संचित राशि है। तो ये आप जान लें कि जो भी गोल्ड के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रहता है उसका मॉनिटरिंग ट्रस्ट करता है। जैसे आपको याद होगा कि कभी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह बने थे कम समय में ही, तो उस समय आपका दिवालिया हो गया था। तो हुआ कि उसमें जो भी रिजर्व बैंक का जो सोना था उसको गिरवी के रूप में विदेशी कर चुकाने के लिए उसी ट्रस्ट फंड में रखा गया था। तो इस तरह से ट्रस्ट का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आपका
आर्थिक सहायता प्रदान करने में यह जो 4 जो बिंदु है ये आपका समाप्त हुआ। अब है प्राविधिक सहायता। प्राविधिक सहायता का मतलब यह हुआ टेक्निकल सपोर्ट। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक टीम बनाई है और वह टीम सभी देश करीब करीब अपने सदस्य देशों में तो भ्रमण करती ही है। जो देश इनवाइट करता है या जो देश इसका मेंबर बनना चाहता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का टेक्निकल एक्सपर्ट जो मेंबर होते हैं वो उस देश में विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद वो वहां उस देश का पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटियों का वो मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद वो उस देश को सजेशन देते हैं कि आपका स्थिति यह है और आप इस स्टेज में आप अपने आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए कौन कौन सा आपके पास ऑप्शन है, क्या आप कर सकते हैं, इसके लिए वो सजेशन देता है और उस देश में ट्रेनिंग भी कराता है। तो इस तरह से वह टेक्निकल प्राविधिक सहायता भी वह सदस्य देशों के अलावा जो देश इसके अंदर आना चाहते हैं उस देश में जाकर इस तरह का भी सहायता, जानकारी देने की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को है। ठीक है, आगे है प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह हो गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह भी महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी सदस्य देश हैं सभी सदस्य देश को वह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। जैसे हमारे यहाँ कॉमन चीज है, बैंकिंग सेक्टर का हो, रूरल डेवलपमेंट का हो, जिस तरह से लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारियां दी जाती है, तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलाती है, तो उसमें लेकिन ये उसमें शर्त किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कि उसमें भाग लेने वाले वही व्यक्ति होंगे जो केंद्रीय बैंक या कोई फाइनेंशियल या वित्त विभाग के एक्सपर्ट उच्च पदाधिकारी हो। जैसे हम लोग अपने यहाँ जो भी इस तरह के रिजर्व बैंक में या रिजर्व बैंक के पैरेलल जो भी सिडबी हुआ, नबार्ड हुआ या फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ या सेंट्रल लेवल पर जो भी उस तरह के विद्वान जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, उसी को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें वैसे अध्ययन कराया जाता है और अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर्स को आमंत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो यह कार्यक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से चलाया जाता है। अब है विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी सलाह। विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी सलाह। इंटरनेशनल बैलेंस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का भुगतान संतुलन को बरकरार रखने के लिए एक
सलाहकार समिति भी उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की है, जो समय समय पर अपना प्रतिवेदन अंतर्राष्ट्रीय कोष को वह देती है कि इस देश के लिए ये फार्मूला उचित है, इस देश के लिए यह सजेशन उपयोगी है, अमुक देश के लिए इस पर रोक लगाना जरूरी है। यानी जो भी उसको जो उचित बजाता है वह सलाह के रूप में वो अपना सजेशन देती है। लेकिन यह कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनके सलाह को वो पुनः, जो हमने शुरू के क्लास में हमने बताया था कि प्रशासक मंडल में ले जाने के बाद उस पर चर्चाएं होती है, या प्रबंधक मंडल में उसकी चर्चा होने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। तो यह इसके फंक्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह फंक्शन हुआ। और इसी को कंक्लूड करते हुए हम कहेंगे कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय कोष की विश्व स्तर पर इसकी भूमिका बहुत ही आवश्यक है और भविष्य में ये सार्थक होगा और आर्थिक असंतुलन की स्थिति को संतुलित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, फिर हम लोग यह चैप्टर समाप्त हुआ, फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।